पूरे जम्मू कश्मीर की बात ये करूँगा कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उधमपुर की बात करूँगा तो हम तो लगातार पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स जो है वो निष्ठा का विषय है और 24/7 हम लगे हुए हैं। ये उमर अब्दुल्ला जी का अपना बयान था आज से कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था कि 70 साल लगे 370 को हटाने में, और कम से कम 70 साल तो हम सोच भी नहीं सकते कि जब वापस आएगा। अभी वो मैनिफेस्टो में दे रहे हैं इसलिए कि उनको कश्मीर के वोट चाहिए। अदरवाइज़ वो जानते हैं जिस डिसीजन के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मोहर लगा दी है, और कांग्रेस आपको पता है कि दोगली पार्टी है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। विधानसभा चुनावों की जो है इस समय तैयारियां हर पार्टी कर रही है, लेकिन अगर जम्मू की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ उधमपुर को लेकर भी तैयारियां पूरी है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की तैयारी पूरी है। उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता जी जो हैं खड़े होने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जम्मू से आए हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पवन जी, आपको भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कितनी तैयारी है उधमपुर में आपकी, और क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात ये करूँगा कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उधमपुर की बात करूँगा तो हम तो लगातार पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स जो है वो निष्ठा का विषय है और 24/7 हम लगे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कहीं रेस में भी है। कभी अभी तक तो कोई नाम सामने आ नहीं रहा है। नहीं तो इलेक्शन को पूरा 1 महीना बचा है वोट पड़ने को, कोई ना कोई कैंडिडेट तो सामने आना चाहिए था। अभी तक किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं है। तो मैं स्वागत करूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट आएगा। यानी कि कोई नहीं है टक्कर में? मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिससे हमारा कोई अभिमान झलके, पर असलियत यह है कि अभी तक कोई कैंडिडेट है नहीं। तो मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस या एनसी में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कोई लगातार 10 साल लोगों से संपर्क साधा है, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है या लोगों के सुख दुख में उनका साथ दिया है। पवन जी, ये जो घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामने आ रहा है, जहां पर ये कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं स्टेटहुड वापस लाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जब तक भाजपा रही 100 साल तक भूल जाओ, और वहां पर साथ ही ये कहा जा रहा है शंकराचार्य हिल का नाम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। आपको लगता है कि सियासी खेल में सियासी खेल खेलिए, इस तरह की बयानबाजी कितना इम्पैक्ट डालती है? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला जी का अपना बयान था आज से कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था कि 70 साल लगे 370 को हटाने में, और कम से कम 70 साल तो हम सोच भी नहीं सकते कि जब वापस आएगा। अभी वो मैनिफेस्टो में दे रहे हैं इसलिए कि उनको कश्मीर के वोट चाहिए। अदरवाइज़ वो जानते हैं जिस डिसीजन के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मोहर लगा दी है, और कांग्रेस आपको पता है कि दोगली पार्टी है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। वो जब कश्मीर में जाएगी बोलेगी 370 वापस लाएंगे, जम्मू में आएगी तो मुंह खोलेगी नहीं। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो बीजेपी ने पार्लियामेंट के सदन में भी कहा है। सदन के अंदर में खड़े होकर हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर ने कहा, हम ये लोगों को वायदा करते हैं कि स्टेटहुड मिलेगी जी, और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा है, पर उसके लिए उचित समय पर उचित काम होगा। इस टाइम पे जब तक मिलिटेंसी का एक आखिरी व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद है, उनका कोई आखिरी जो संगठन भी मौजूद है या कोई भी तंत्र उनका मौजूद वहाँ पर है, तब तक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कश्मीर के लीडरों के हाथ में नहीं दी जाएगी। उसके लिए ड्यूटी का रहना जरूरी है। पवन जी, पैंथर्स पार्टी भी जो है वो गठबंधन का हिस्सा हुआ है और एक सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है। क्या लगता है कि पैंथर्स पार्टी मुकाबला कर पाएगी भाजपा, क्योंकि चनैनी से मनकोटिया जो है वो उम्मीदवार है भाजपा के? हम तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जीतेगी। हम तो अब बात यह है कि मैदान में तो पैंथर पार्टी है, पर वहाँ पर बीजेपी ने अभी काफ़ी बड़ी लीड हासिल की थी चिनैनी में। तो मैं आशा करता हूँ कि वो वोट तो हर लोगों ने कमल के फूल पे मोहर लगाई थी, आप फिर लगाएंगे। पवन जी, इंतज़ार अभी तक कांग्रेस कर रही है कि वो किनको उतारे किनको नहीं। उन्होंने तो अभी तक नाम की लिस्ट तक नहीं निकाली। क्या लगता है कि भाजपा के लिए इस समय बड़ी टक्कर चुनावों में कौन देने वाली है पार्टी? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रहेगी, या फिर भाजपा इतनी सक्षम है कि इनकी परवाही नहीं? जम्मू संभाग में कोई टक्कर में नहीं है। जम्मू संभाग में कांग्रेस मृत प्राय हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई संगठन नहीं है।
कोई एक स्टेज थी कि गुलाम नबी आज़ाद के बाद सारे लीडर चले गए थे, अब उनको छोड़ के सारे लीडर कहीं इधर भटक रहे हैं, कहीं उधर भटक रहे हैं, कहीं कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उनके पास में कोई संगठन बचा है। तो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए वो लड़ेंगे, पर उनके पास में ना तो संगठन है, ना लोगों के अंदर में पेट है, ना लोगों की उनके प्रति कोई रुचि है, और ना लोगों का उनके जो मैनिफेस्टो जो अलायंस इशू कर रहा है उसके प्रति लोग बहुत ही गंभीर भाव से सोच रहे हैं। क्या हम इनको पावर में लाकर क्या हम ऐसी चीज़ें करवाएंगे कि शंकराचार्य हिल जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, बिल्कुल, जहाँ भगवान शिव का सबसे बड़ा लिंग स्थापित किया गया था आज से कई सदियों पहले, तो उसका नाम चेंज करके उसको तख्ते सुलेमान करेंगे। ये तो एक बड़ी मजाक की बातें लगती हैं। अब मैं नहीं कहना चाहता उमर साहब भूल जाएं, ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने से देखने को कोई रोक नहीं सकता, पर कोई नामकरण चेंज होगा। आज कश्मीर के अंदर में लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं कि अगर पत्थरबाजी में बच्चों ने जान गंवाई तो इन पार्टियों की वजह से गंवाई है, अगर कश्मीर में शांति आई है तो वो बीजेपी की वजह से आई है, 370 हटने आई है। आज होटल वाला खुश है, शिकारे वाला खुश है, टैक्सी वाला खुश है, टेम्पो वाला खुश है, हाउस बोट वाला खुश है। कश्मीर में एक आर्थिक बहार आई हुई है। लोगों को लगा कि अगर शांति से इतना पैसा हम कमा सकते हैं तो हम क्यों मिलिटेंसी के अंदर मुलविस हो। पवन जी, एक वीडियो जिला उधमपुर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ जो है वो लगातार बात बढ़ी हैं और पाकिस्तान समर्थक आतंकी जो है वो उधमपुर में छिपे हुए हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MP हैं राहुला जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत हमारी होनी चाहिए। क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या लगता है कि इस समय पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? देखिए, उनके विचार हमेशा ही जो रहे हैं वो देश की मुख्य धारा के विपरीत रहे हैं। वो अपना वोट बैंक साधने के लिए या लोगों को वर्ग लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, तो तब तक पाकिस्तान के सामने कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। और पाकिस्तान ने अभी इस इलेक्शन को डीरेल करने के लिए उसने तालिबान ट्रेंड मिलिटेंट्स भेजे थे और वो उनको सेना ढूंढ कर मार रही है। जी, मैं आपको वायदा कर सकता हूँ, पाकिस्तान अपने मंसूबे में कभी कामयाब हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, और ना ही वो हमारी इस वक्त पाकिस्तान को पता है इंडियन स्टेट की माइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और केंद्र में एक मजबूत प्रधानमंत्री बैठा है जो कठोर से कठोर डिसीजन ले सकता है, और जिसके अंदर में क्षमता है, जो बात करेगा उस बात पे खरा उतरेगा। तो पाकिस्तान को पता है कि हम डायरेक्ट युद्ध में तो जीत नहीं सकते, हम प्रॉक्सी वार करते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो छिटपुट घटनाएं तो ये जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है तब तक ये छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं होंगी। इसके ऊपर में हम अंकुश लगाएंगे, इसको हम जीरो टॉलरेंस पे ला रहे हैं। आप देख रहे थे कि आतंकवादी जब पहले बनाते थे, फिर जेल में रखते थे 2 महीने, फिर उसको छोड़ते थे, फिर उसको वो 5 लाख रुपया और एक नौकरी देते थे। पवन जी, आज बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, हमने कहा जिस फैमिली से आतंकवादी होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो KS का एग्ज़ाम क्लियर कर गया है, चाहे वो किसी और का एग्ज़ाम क्लियर कर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करे। अब उसका असर ये हुआ है, कोई मिलिटेंट किसी के घर से बाहर नहीं आ रहा है। आज पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी आज समाप्त क्यों होगी? आज क्यों जीरो होगी? ये लोग क्यों नहीं जीरो कर पाए? पवन जी, बात उसी पे आती है, घोषणा पत्र पे इंसान घोषणा करता है, मैनिफेस्टो में डालता है कि हम कौन कौन सी तरक्की के काम आने वाले दिनों में करेंगे, हमने किया क्या है। लेकिन ये कौन से घोषणा पत्र है जहाँ पर यह कहा जाता है कि जो राष्ट्र विरोधी जेलों के अंदर बैठे हैं उनको रिहा कर देंगे? इस तरह के घोषणा पत्र लगता है कि आम पब्लिक के बीच में आज पब्लिक एक्सेप्ट करती है? देखिए, वो कश्मीर में इनका एक मौक़िफ़ रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, सेसेशनिस्ट फोर्सेस है, उनको ये हमेशा सपोर्ट करते रहे। धारा 370 नहीं टूटती, किसी को क्या फ़र्क पड़ा था धारा 370 से, अगर आम स्टेटों की तरह ये स्टेट चलती, सेंटर को कोई लेना देना नहीं था। पर 89 के बाद में जब इस धारा ने अलगाववाद की जननी बना और अलगाववाद जितना भी फैला, वो इनका एक था कि हमने कभी देश के साथ विलय किया ही नहीं है, पूर्ण रूप से विलय नहीं हुआ। ये बोलते थे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, मर्जर इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया।
अरे भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। इन्होंने कहा जी हमारी अलग सॉवरेनिटी है। उन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी की भी सॉवरेनिटी नहीं है, कोई सार्वभौमिकता इनके पास में नहीं है। एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये हताश होकर, निराश होकर ये ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे लगता है कि ये सोचते हैं कि कोई लोग जो है उनको हम दोबारा बेवकूफ़ बना सकें, उनको दोबारा हम अपने साथ ला सकें। पर मैं बता सकता हूँ कश्मीर की जनता पिछले कई सालों से इनसे त्रस्त थी। कोई आदमी नहीं चाहता कि हड़ताल का कंडर निकले। कौन दुकानदार, कौन रेडी फड़ीवाला चाहता है कि आपकी 90 दिन हड़ताल चले? अगर और उनको ये पता है इंडिया की स्ट्रेंथ इस वक्त दुनिया के अंदर में नंबर 3 पे है। अगर हम यूएसए और चाइना के बाद में सबसे बड़ी फोर्स है हमारे पास और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर हम उभर गए हैं। जब हम उभरे हैं तो हमारी सामरिक ताकत का ही पता है, आर्थिक ताकत का पता है। पाकिस्तान को पता है कि मैं इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो जैसे होता है कि वो कभी कभी वो छिटपुट घटनाएं अंजाम देता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व आया था हिंदुस्तान के विरोध में। वहाँ पर जब तक मिलिट्री शासन रहेगा तो वो अपने आप को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए वो इन बातों को थोड़ा थोड़ा इंतजाम देते, इनको वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित करते रहेंगे। पर मैं आपको बता सकता हूँ ये लंबे समय तक चलने वाला खेल नहीं है। आज कश्मीरियों को पता लग गया है हिंदुस्तान इतना पावरफुल कंट्री है, इस स्टेट की माइट इतनी स्ट्रांग है कि हम इसके आगे टिक नहीं सकते। जब 370 को तोड़ा गया, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि आपको कोई कंधा नहीं मिलेगा झंडा उठाने वाला। आज लाखों लोग झंडा उठा रहे हैं। आज कौन आदमी तिरंगे का अपमान कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। आज राष्ट्रगान का अपमान कोई नहीं कर रहा है। एक टाइम था राष्ट्रगान चल रहा होता था, वो सिगरेट पी रहे होते थे और कोई थूक रहा होता था, कोई इधर घूम रहा होता था, कोई बैठ के सो रहा होता था। आज राष्ट्रगान के टाइम पे आपको एक भी ऐसा फोटो मिला है? अगर ऐसे आदमी का फोटो मिलता है तो उसको पता है कि इसकी सिया क्या है। राष्ट्र का अपमान कोई आदमी नहीं सहेगा। बिल्कुल पवन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर पवन जी की बात करूं जो कि उधमपुर वेस्ट से खड़े होने जा रहे हैं और साफ तौर पे कहा कि चीज़ें बदली हैं और वही भाजपा ये कहती है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट देकर आप एक बार पहले वाला दौर लाना चाहते हैं? तो इसी चीज़ को लेकर कहा कि चीज़ें बदली हैं। आज के दौर में जो है चीज़ें वैसी नहीं हैं कि यहाँ पर राष्ट्र अपमान को लेकर कोई सोचे भी। जो भी इस तरह करेगा उसको मालूम है कि मेरा हशर क्या होने वाला है। आम जनता अपनी राय रखिएगा। फिलहाल देखते चैनल 1 राहुल खत्री उधमपुर से। नमस्कार।